फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? हाँ देखिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज आप लोग के सामने एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके हम आप लोग के सामने आए हुए हैं और वो टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध। देखिए, जो ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्शनल कंडीशन में ये प्रोविज़न इम्प्लीमेंट होता है। नॉर्मली हमारा जो देश है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो नॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस हैं उससे देश चलता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान्स थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उन लोगों ने ये देखा कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि जो हमारे नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन हैं उससे देश को चलने में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तब के लिए उन लोगों ने इस प्रोविज़न्स को बनाया है, जिसको आप लोग जो है अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न। इस बात को हम आपको फिर से बोलना चाहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में इस प्रोविज़न से कोई लेना देना नहीं है। ये उसी समय इम्प्लीमेंट होगा जबकि कोई देश में बहुत ही ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी, तब। तो ये प्रोविज़न्स को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान्स थे उन्होंने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। जर्मनी में ये प्रोविज़न्स वहाँ पे था, हम लोगों ने उसको यहाँ से अडॉप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 352 से लेकर 360 में इसको हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है। अब देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि एक्सेप्शनल कंडीशन में ये प्रोविज़न्स लागू होते हैं। तो एक्सेप्शनल कंडीशन क्या है कि जब कभी ऐसा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ये 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये कब कब ऐसी कंडीशन आती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स है वहाँ से हटकर इस पर आ जाता है। तो देखो आप लोग, ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये 1950s में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस समय इसके लिए 3 कंडीशन बताई गई थी। वो कंडीशन क्या थी? युद्ध, जिसको हम लोग वार कहते हैं, वाह्य आक्रमण, कोई विदेशी राष्ट्र हमारे ऊपर आक्रमण करता है, या आंतरिक अशांति भंग हो जाए, इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच कर जाए। 3 कंडीशन थी, युद्ध, वाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। और ये 3 कंडीशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बार ये इमरजेंसी लग भी चुकी है। सबसे पहले 1962 में जब चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय की गवर्नमेंट ने वाह्य आक्रमण के आधार पर यह नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। 1971 में जब पाकिस्तान से हमको युद्ध करना पड़ा, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उस समय हमारी सरकार ने क्या किया था? युद्ध के आधार पर सेकंड टाइम वार के बेसिस पर इमरजेंसी लगाई। तीसरी बार इमरजेंसी 1975 में लगाया था हमारी सरकार ने, और वो लगाया था इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच होने पर, जिसको कहते हैं आंतरिक अशांति भंग होने पर। उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने एक कानून भी बनाया था। उस कानून का नाम है मीसा, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसमें यह कहा गया था ऐसे लोग जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड किया जाए, उनको पनिश किया जाए। लेकिन जब 1978 आया तो रूलिंग पार्टी बदल गई। जब नई रूलिंग पार्टी आई, जिसको हम लोग जनता पार्टी जानते हैं, और पहली बार नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी हमारे इंडिया में, और उसके प्राइम मिनिस्टर हुए मोरारजी देसाई। उन्हीं के पीरियड में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन,
जिसके द्वारा ये कहा गया कि जो इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच के बेसिस पर इमरजेंसी लगती थी नेशनल वाली सशस्त्र आंतरिक अशांति, अब वो ख़त्म। अब हमारी इमरजेंसी जो नेशनल लगेगी, पहला दूसरा तो बना हुआ है युद्ध वाह्य आक्रमण, लेकिन जो तीसरा इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक अशांति थी उसको बदल दिया गया है और उसको जगह दे दिया गया सशस्त्र विद्रोह। अगर आर्मी हमारी एग्रेसिव हो जाती है तब क्या होगा? जैसे कि बगल में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है, अन्य बाग वहाँ पे आर्मी एग्रेसिव हुई और वहाँ पर आर्मी ने क्या किया, अपने हाथ में वहाँ का शासन ले लिया, तो हम लोगों ने उसको वहाँ पर जोड़ा। देखिए, जब कभी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पता चलेगा कि पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में क्या है, युद्ध होने का डर है, वाह्य आक्रमण होने का डर है या सशस्त्र विद्रोह होने का डर है, तो उनको ये पावर दिया गया है कि वो 1 महीने के लिए 1 मंथ के लिए नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। अगर 1 महीने के बाद भी कंडीशन वैसी रहती है तो इसको बढ़ा के 6 महीने, फिर आवश्यकता पड़ती है फिर बढ़ा के 6 महीने। लेकिन जो ये 6 महीने बढ़ेगा, ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से नहीं बढ़ेगा, बल्कि हाउस में इसको लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में, और लोकसभा और जो राज्यसभा है वो दोनों हाउस इसको पास करेंगे। पास करने के बाद ही जो है फिर ये क्या होगा, बढ़ेगा। जो नेशनल इमरजेंसी है, इसका ये क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग से इंटरव्यू पूछा जाता है कि इसका बैड इफ़ेक्ट क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या है। देखिए, सबसे बड़ा तो इसका बैड इफ़ेक्ट ये है कि जब कभी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। यानी आर्टिकल 14 से लेकर 32 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसमें 20 और 21 को छोड़ के सस्पेंड हो गए। अब सोचिए, जब हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए तो हमारे लिए कितनी दिक्कत हो गई। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब समस्या फिर बढ़ जाती है। तो नेशनल इमरजेंसी का ये प्रभाव होता है और ये 3 बार लगी है और 1975 के बाद आज तक, यानी कि अगर आप देखिए कि 45 वर्ष हो गए, 45 ईयर, आज तक हमारी कोई इमरजेंसी फिर नहीं लगी। क्योंकि जब 3 इमरजेंसी लगी तो ये देखा गया कि जो हमारे सिटीजन्स थे उनको सच में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इसीलिए अब सरकार पूरी कोशिश करती है कि जो इमरजेंसी की कंडीशन है उसको किसी तरह से सबसाइड कर लिया जाए ताकि नेशनल इमरजेंसी न लगाना पड़े। अब देखो, दूसरा आता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी क्या होती है? जो हमारे इस समय 28 स्टेट है, जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो होते हैं गवर्नर। गवर्नर को ये कहा गया है कि जब कभी आपको लगे कि आपके स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच कर गया है या जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है जिसने कि गवर्नमेंट फॉर्म कर रखा है वो मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ गई, अल्पमत में आ गई, तो प्रेसिडेंट ये उनको ये कहा गया है कि आप इसकी सूचना तुरंत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दीजिए कि भाई आपने जिस स्टेट के लिए मुझे गवर्नर बनाया था उस स्टेट में क्या हुआ है कि जो लीगल प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो ब्रीच कर गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच कर गया है, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो माइनॉरिटी में आ गई है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं कि 2 महीने के लिए वहाँ पर 2 मंथ्स के लिए वहाँ पर क्या करते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं। अब जो स्टेट इमरजेंसी लगती है ये 2 महीने के बाद अगर आगे बढ़ेगी तो पार्लियामेंट के संसद के द्वारा अप्रूवल होने के बाद 6 मंथ, फिर आवश्यकता पड़ेगी फिर 6 मंथ। लेकिन अगर 1 साल के बाद भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो 2 कंडीशन में वो फिर एक्सटेंड की जाएगी। पहला ये है कि इलेक्शन कमीशन इस बात की सर्टिफाइड कर दे कि स्टेट में इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो स्टेट पे लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच चल रहा था जो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल तक किया जा सकता है। लेकिन करेगा कौन? पार्लियामेंट, संसद। देखो, बार बार आपको हम बताते हैं पार्लियामेंट इसलिए करती है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है। जो कुछ होगा सब पार्लियामेंट के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, इसीलिए वो पार्लियामेंट उसको बढ़ाता है। सबसे पहली बार जो स्टेट इमरजेंसी लगी थी
वो पंजाब स्टेट में लगी थी 1951 में। उस समय के जो भार्गव चीफ मिनिस्टर थे उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जब कभी स्टेट इमरजेंसी लगती है तो इसका जो बैड इफेक्ट होता है वो रूलिंग पार्टी पर पड़ता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो डिज़ाल्व कर दी जाती है और जब तक कंडीशन नॉर्मल नहीं होती तब तक वहाँ पे री इलेक्शंस भी नहीं होते। तो तीसरा है हम लोग का फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको आर्टिकल 360 में बताया गया है। ये क्या होता है? जब कभी हमारे देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो क्या होती है, वो ब्रीच कर जाती है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोविड के दौरान अगर आप देखिए हमारी जीडीपी गिरती जा रही है, ठीक है, और जो बिज़नेस है वो भी कमज़ोर होता जा रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग थे उनकी छटनी होती जा रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो ये कहा गया अभी तो चलिए गवर्नमेंट किसी तरह जो है क्या कर रही है, लोगों को सब्सिडी दे के या फाइनेंशियल सपोर्ट दे के किसी तरह से गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन ये कहा गया कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी नौकर, उनको सैलरी देना मुश्किल हो जाए। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, तब ये कहा गया है कि आर्टिकल 360 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुरू में 2 महीने के लिए उस स्टेट के लिए या होल द वर्ल्ड इंडिया के लिए लगा देंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। जो वित्तीय आपात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, शुरू में 2 महीना लगेगा। अगर इसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट का अप्रूवल होने के बाद 6 मंथ। क्वेश्चन ये आता है कि इसकी मैक्सिमम पीरियड क्या होती है, कितने दिनों तक अधिक से अधिक लग सकता है। तो ये इस पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साइलेंट है, मौन है। इसका रीज़न ये है कि अब तक कभी भी हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रभाव किस पे पड़ता है? तो देखो, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रभाव पड़ता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उनके अलाउंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पेट्रोल का अलाउंस है, फॉलोवर का अलाउंस है, हाउस रेंट है, तरह तरह के अलाउंसेस हैं। तो होता क्या है, जो उनकी सैलरी होती है अलाउंसेस को प्लस कर लीजिए तो ट्रिपल हो जाती है। जैसे कहने का मीनिंग तो ये है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, तो अगर आप देखें कि 2,80,000 रुपये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए मेंशन किया गया है कि पर मंथ उनको सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप चीफ जस्टिस का पर मंथ का पूरा जोड़िए तो वो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए चला जाता है, इतने अलाउंसेस हैं वहाँ पर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले जो अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके ये जो एक्सेस हैं पैसे अलाउंसेस के रूप में, उसको ख़त्म करती है फाइनेंशियल इमरजेंसी में। अगर इसके बाद भी काम नहीं चलता तो जो इनकी सैलरी होती है, मूल वेतन, उसमें कटौती करती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी तक हमारे देश में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का मौका मिला हो। तो देखिए, ये जो तीनों कंडीशन अभी आपके सामने हमने डिस्कस किया, ये एक्सेप्शनल कंडीशन है, ये रोज़ रोज़ नहीं लगता। ये इमरजेंसी कल 3 बार लगी। अभी हमने आपको बताया कि जो नेशनल इमरजेंसी है आज 45 साल हो गए, लगी ही नहीं। जिस बच्चे का बर्थ 1975 के बाद हुआ है वो तो जानता ही नहीं कि ये इमरजेंसी होती है। स्टेट इमरजेंसी आई है, स्टेट इमरजेंसी भी नॉर्मली नहीं लगता। अभी आप देखिए जम्मू में लगा था, इसके बाद जम्मू में हटाया गया, जम्मू में जनरल इलेक्शंस कराया गया वहाँ के लोकल बॉडीज़ का। और तीसरी बात, ये जो फाइनेंशियली तो आज तक लगा ही नहीं, इसीलिए हमने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि ये एक्सेप्शनल कंडीशन लगता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो जो हमने आप लोग के लिए बनाया है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि जो आप लोग एडीजे का एग्ज़ाम देते हो या सिविल जज देते हो, एपीओ देते हो, या आप लोग सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हो, आईएएस का देते हो, पीसीएस का देते हो, या आप और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, रेलवे का देते हो, बैंक का देते हो, ये इसमें क्वेश्चंस बराबर आते हैं। अब बुक्स में क्या है, आप लोग पढ़ते हो, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक की जो लैंग्वेज है इतनी डिफ़िकल्ट है कि वो क्लियर नहीं होता। तो हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको बताने की पूरी कोशिश किया है। इसके बाद अगर आपको कोई कहीं पे दिक्कत होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आता है,
तो कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिएगा कि सर हमें ये चीज़ और चाहिए, या आगे आप किस टाइप का वीडियो चाहते हैं। जब आप हमें बताएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो अगला वीडियो बनेगा वो वही बनेगा जिसमें आप लोगों ने जोड़ दिया है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग एक काम ये करिएगा कि जो ये वीडियो है इसको जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको इसी तरह के वीडियो निरंतर मिलते रहेंगे। दूसरा, जो आइकन बटन है उसको आप प्रेस करें, कमेंट्स लिखें, और इसके साथ ये हमारे जो स्क्रीन पर आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पे आप परीक्षा रिफ्रेशर जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप अगर क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो हमें फ़ोन करिएगा कि सर हमें जो है सिविल जज की, एपीओ की या एडीजे की क्लास करनी है, जो इधर हमने फरवरी से स्टार्ट किया जब से लॉकडाउन का शुरुआत हुई है। और हमें बहुत खुशी है कि हमने ऑफलाइन में आज 29-30 साल से पढ़ा रहे थे, तो हमारे पास जो स्टूडेंट होते थे आसपास के 1-2 स्टेट के, लेकिन इधर जब से हमने ऑनलाइन किया तो हमें ये खुशी है कि बहुत दूर दूर से स्टूडेंट जुड़े। आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से स्टूडेंट ने पॉलिटी की क्लास की है। इधर जो हमारी क्लास हमने देख रहे हैं कि झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से और हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से स्टूडेंट लोग ऑनलाइन जुड़े और उसका फ़ायदा उठाए। तो आप भी अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर दिखा हुआ है, आप हमसे बात करिएगा मोबाइल नंबर पे, फिर हम आपको आपके बारे में बताएंगे कि आप कौन सी क्लास कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे आज 29 ईयर्स से निरंतर जब से स्टार्ट हुआ था पब्लिकेशन परीक्षा रिफ्रेशर, वो एक दिन भी नहीं बंद हुआ आप लोगों के सहयोग से। आप लोगों ने बहुत उसको पढ़ा, उसको आगे बढ़ाया और आप लोगों ने उसका जो है खूब प्रचार प्रसार किया। तो इधर जो उसकी लॉ पे पत्रिकाएं आ रही हैं डिगलॉट फॉर्म में, डिगलॉट का मतलब होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों। जैसे आज का दौर क्या है कि बच्चों का एजुकेशन मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम से हो रहा है, लॉ का भी मैक्सिमम, तो इसीलिए जो मैगजीन्स आ रही हैं वो इंग्लिश में आ रही हैं। लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3 इयर्स का कोर्स किया है या जिन्होंने अभी हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनको हमने छोड़ा नहीं है, उनको भी जोड़ा है और उनके लिए हमने हिंदी का भी किया। तो इसीलिए जो मैगजीन्स वगैरह आ रही है वो डिगलॉट फॉर्म में आ रही है परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से। थैंक यू।